Good morning, student. BSc B.Ed, BA B.Ed, इंटीग्रेटेड 4th ईयर प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके लिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में पढ़ा रहा था लर्निंग एंड चैलेंज ऑफ जेंडर रोल इन सोसाइटी। लैंगिक भेदभावों को कैसे रोका जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे हम कि लैंगिक भेदभाव रोकने के लिए हम और हमारे पास में कौन कौन सी कानूनी शक्तियां हैं उनको आपको अवगत कराया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष की प्रधानता होने से महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त हुआ है, महिलाओं को सेकंड क्लास माना गया है। इस सेकंड क्लास की सोच ने महिलाओं को जो दोयम दर्जा प्रदान किया है पुरुष प्रधान समाज ने, उससे महिलाओं को अपनी जिंदगी को, जीवन को जीने के लिए उनके ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि वो अपने जीवन को किस प्रकार से पुरुषों के समकक्ष लाए, पुरुष किस दिन उनको अपनी बराबरी का दर्जा देगा। प्रशिक्षणार्थियों, बात चलती है महिलाओं के इस प्रति होने वाले इस भेदभाव को रोकने की। तो महिलाओं के संग जो भेदभाव किया जाता है उसके लिए कानून ने, संविधान ने कुछ प्रावधान किए हैं और उन कानूनों का उल्लंघन अगर पुरुष समाज के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए दंड भी है, जुर्माना भी है और सजा भी है। तो सबसे पहला है प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, प्रसव पूर्व अर्थात गर्भ में बच्चे के आने के बाद उसका लिंग का परीक्षण किया जाता है। शिशु के गर्भ में रहते समय परीक्षण करना या उसके लिंग का पता लगाना कि ये लड़का है या लड़की है, और उस पता लगाने के बाद में उस भ्रूण की हत्या कर देना क्योंकि वो कन्या है। तो उसके लिए सरकार ने हमारे संविधान में एक अधिनियम बनाया कि प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994 जो 20 सितंबर से लागू हुआ। प्रशिक्षणार्थियों, इस में आप देखते हैं कि लिंग का जब परीक्षण कर लिया जाता है और लिंग परीक्षण में अगर वो कन्या है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज आप देख रहे हैं कि देश में जो हालात बिगड़े हैं उसके पीछे हमारा लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। आप देखते हैं आज महिलाओं की संख्या घटी है। क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे वजह क्या है? कारण सिंपल सा है कि हम लोगों ने तकनीकी के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग का परीक्षण कर लिया और लिंग परीक्षण के बाद में उसके कन्या होने पर उसकी भ्रूण की हत्या कर दी, एबॉर्शन करा लिया, गर्भपात कर दिया। ऐसी स्थिति में संविधान में नैदानिक पूर्व ये तकनीकी अधिनियम प्रसव पूर्व
नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994 में लागू किया। इसको लागू करने के पीछे मकसद यही था कि देश में लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। खासतौर से राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में ये लिंगानुपात बहुत बड़े तरीके पर गड़बड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हालत जो खराब हुई है वो पंजाब की हुई है। हरियाणा और राजस्थान ये भी दोनों राज्य उनसे मिलते जुलते से हैं, यहाँ भी लिंगानुपात बहुत गड़बड़ा गया है। प्रशिक्षणार्थियों, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होना कितनी है, ये लिंगानुपात है। तो 1000 पर देश में 943 महिलाएं हैं, और तो और ऐसे राज्य भी हैं जहां 827, 900। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रशिक्षणार्थियों, ये लिंगानुपात इसी प्रकार से गड़बड़ाता रहा और लिंग की परीक्षण चोरी चोरी, चुपके चुपके, भाई भतीजावाद पर और जान पहचान से, घूसखोरी से, भ्रष्टाचार से होते रहे। तो मैं समझता हूँ एक दिन हमारे लिए यहाँ महिलाएं दूर दूर तक नसीब नहीं होंगी। हमारे समाज में महिलाओं की बहुत कमी हो जाएगी, जो वर्तमान में हो चुकी है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे परिचित हैं और कम से कम 50 वर्ष की आयु जिन लोगों ने प्राप्त कर ली, उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कन्याओं की कमी है। विभिन्न समाजों में, विभिन्न जातियों में आप देख लीजिए, कमी है। इस तकनीकी अधिनियम के माध्यम से, इसका नाम भी है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, अगर किसी पेरेंट्स, गार्जियंस ने महिला की अनुमति के बिना, सुन लीजिए, चाहे पति हो या घर वाले हो, किसी महिला की अनुमति के बिना जबरन अगर गर्भपात करवाया है, लिंग का परीक्षण करवाया है, तो ऐसी स्थिति में उस कराने वाले पति या अभिभावकों को जेल जाना होगा, जिस करने वाले डॉक्टर को जेल जाना होगा, अस्पताल पर ताला लग जाएगा, और तो और उनको सजा का भी प्रावधान है। बिना सहमति के धारा 313 में 10 वर्ष तक की सजा है। इस अधिनियम के अंतर्गत, धारा 313 के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और आजीवन सजा का भी प्रावधान है, और जुर्माने का भी प्रावधान है। प्रशिक्षणार्थियों, ये सारी बातें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि हमारे समाज में लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। अगर समय रहते हुए इस पर हम लोगों ने गौर नहीं किया, तो आने वाले वक्त में हमारी नस्लें हमको कभी माफ़ नहीं करेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने ये हमको कैसा समाज छोड़ा है, जो स्त्री विहीन समाज है। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994 के लागू होने से ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आती है कि महिलाओं के लिंग का परीक्षण कराते समय, शिशु का लिंग परीक्षण कराते समय, गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराते समय अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है। आपको धारा 313 के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा हो सकती है, आपको आजीवन सजा हो सकती है, आप पर जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए इस कानून के बनने से, लागू होने से लोगों में ये डर तो पैदा हुआ है कि अगर हमने इस कानून का उल्लंघन किया तो सजा मिलना निश्चित है। प्रशिक्षणार्थियों, इस कानून के बन जाने से अभी बात पूरी नहीं बनी है, क्योंकि सरकार ने सख्ती के साथ में इस कानून का पालन कराया जाए। नंबर 2 कि भाई भतीजावाद की जो नीति है, मिलने जुलने वाले, जान पहचान से, घूस लेकर, भ्रष्ट आचरण से ये लिंग का परीक्षण चोरी चोरी,
चुपके चुपके आज भी हो रहा है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो सजा भी है। दूसरा कानून जो महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए निर्मित किया गया, वो कानून है यौन हमला कानून 2000। यौन हमला कानून ऐसा कानून है जो महिलाओं के ऊपर राह चलते हुए लोग फप्तियां कसते हैं, महिलाओं के साथ में दुराचार, दुर्व्यवहार, या मैं समझता हूँ उनके सामने अश्लील सामग्री परोसना, अश्लील गीत गाना, द्विअर्थी संवाद बोलना, ये सारी की सारी बातें यौन हमले में शामिल हैं। यौन हमले के अंतर्गत बलात्कार है और जबरन संबंध हैं, महिलाओं से जबरन संबंध बनाना, जबरन विवाह करना या उनका अपहरण करना, ये सारा का सारा यौन हमला कानून के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षणार्थियों, यौन हमला कानून जो सन 2000 में बना, उसके लिए लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर महिलाओं के सामने कोई अश्लील सामग्री परोसी जाती है, महिलाओं के सामने द्विअर्थी संवाद या द्विअर्थी गीत गाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उस कानून का सहारा लेकर वो कानून से मदद प्राप्त कर सकती हैं। कानूनी मदद ये है कि अगर उनसे किसी पुरुष ने जबरन शादी की है, जबरन विवाह किया है, या उनका अपहरण करने के बाद में उसके साथ विवाह किया है, तो ऐसी स्थिति में इस कानून के द्वारा उनकी मदद की जाएगी। कानूनी मदद ये है कि धारा 376 बलात्कार के लिए है। अगर किसी महिला का बलात्कार हो गया है तो ऐसी स्थिति में वो इस यौन हमला कानून का सहारा लेकर उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और उसको जुर्माना भी देना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, धारा 354 महिलाओं की शालीनता भंग करने के लिए है कि अगर किसी पुरुष ने महिलाओं की शालीनता को भंग किया है तो उसको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना भी देना होगा। धारा 366 महिलाओं के साथ जबरन शादी या अपहरण करने के बाद शादी करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस पुरुष को 10 वर्ष की सजा और कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी और उसके लिए जुर्माना भी देना होगा। महिलाओं के साथ में अपशब्द कहने पर भी जुर्माना है। धारा 509 के अंतर्गत आपके लिए महिलाओं के साथ में अपशब्द कहने पर ये आपको सजा का सामना करना पड़ेगा। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके सामने इन ढेर सारी बातों को इसलिए बता रहा हूं कि महिलाओं के साथ में होने वाले इस भेदभाव को रोकने के लिए जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं कि महिलाओं से अगर कोई पुरुष अपशब्द कहता है तो धारा 509 के अंतर्गत उसको 1 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। इसलिए कम से कम इन भावी राष्ट्र निर्माताओं को इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ तो अधिक से अधिक इस कानून की जानकारी लोगों को प्रदान करें और कम से कम राष्ट्र निर्माता एक शिक्षक के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको इन कानूनों की जानकारी हो, क्योंकि समाज में क्रांति कोई और नहीं लाएगा, आप ही हैं जो कल हमारे देश में क्रांति लाएंगे। आप क्रांति के सूत्रधार हैं, आप क्रांति के जनक हैं। आप इस क्रांति को लाने के लिए तैयारी करिए और देश के इन कानूनों को आम जन तक पहुंचाइए। प्रशिक्षणार्थियों, जब आप अपने स्टूडेंट के लिए, शिष्यों के लिए ये समस्त जानकारियां जब प्रदान कर देंगे तो मैं समझता हूं आने वाले जिस समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं वो सुसभ्य समाज, वो सुसंस्कृत समाज हमारे सामने होगा। प्रशिक्षणार्थियों, आगे जिस की बात हम कर रहे थे
वो कानून है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 205। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के साथ में आए दिन परिवार में, घर में गाली गलौज, प्रताड़ना, मारपीट, झगड़ा, ये आए दिन आम परिवारों में सुनने को, देखने को मिलता है। प्रशिक्षणार्थियों, इन गाली गलौज से, प्रताड़ना से, मारपीट से महिलाएं तंग आकर इसको अपनी तकदीर के ऊपर छोड़ देती हैं कि कुछ नहीं, ये हमारी किस्मत है। अपनी किस्मत के भरोसे पर छोड़ देती हैं कि ऐसा ही बुरा, ऐसा ही अच्छा हमारी तकदीर में नियति ने, खुदा ने, ईश्वर ने, मालिक ने लिख दिया है, और वो गरिमा में जीवन से वंचित हो जाती हैं। उनके जीवन की सारी गरिमा दूर हो जाती है। वो गरिमा में ही जीवन नहीं जी सकती, गौरवान्वित जीवन नहीं जी सकती। उनके साथ में प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज, और ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। मैं समझता हूँ खासतौर से ये प्रताड़ना, झगड़ा, गाली गलौज, ये अशिक्षित परिवारों में नहीं बल्कि शिक्षित परिवारों में भी देखने को मिल जाता है। भारत में लगभग 37.2% महिलाएं हैं जिन पर यौन हमला होता है, शारीरिक शोषण होता है, यौन शोषण होता है। उन 37.2% महिलाओं का हमारे देश में यौन शोषण और शारीरिक शोषण होता है। प्रशिक्षणार्थियों, खासतौर से इसमें अशिक्षित महिलाएं की संख्या ज़्यादा है। महिलाओं के संग मौखिक, भावनात्मक, यौनाचार, दुर्व्यवहार, ये सारी की सारी घटनाएं आपको आए दिन देखने को मिल जाती हैं। आप अखबार में पढ़ते हो, सोशल मीडिया पर पढ़ते हो, देखते हो हमारा समाज कहाँ पहुँच चुका है। ऐसी स्थिति में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस कानून की जानकारी आम जन तक पहुंचाइए। प्रशिक्षणार्थियों, इस कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू किया गया 2005 में, और 26 अक्टूबर 2005 से ये अधिनियम लागू हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, इस कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है कि वो झगड़ा हो जाने पर भी अपने पति के घर रहने का अधिकार रखती हैं। उनको पति अपने घर से निकाल नहीं सकता। जब तक संबंध विच्छेद नहीं हो जाएगा, झगड़ा होने पर, मारपीट होने पर, गाली गलौच होने पर पति का ये अधिकार सरकार ने इस अधिनियम से छीन लिया है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस अधिनियम ने महिलाओं को एक अधिकार और दिया है कि वो अब तक अपने पिता की संपत्ति से वंचित कर दी गई थी। अब इस अधिकार के अंतर्गत उन महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपने मायके की संपत्ति, अपने ससुराल की संपत्ति पर वो ही अधिकार रखती हैं जो मायके की संपत्ति पर उसका भाई रखता है, ससुराल की संपत्ति पर उसका पति रखता है। तो एक अधिकार घरेलू हिंसा अधिनियम कानून के अंतर्गत ये भी मिला है कि ससुराल और मायके की पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा उस महिला को भी प्रदान किया जाएगा। यह अधिकार तीसरा इनको ये है कि अगर पति के कोई दूसरी पत्नी है और पति अगर किसी बिना विवाह किए हुए किसी महिला को अपने घर में रखता है, तो ऐसी महिला जो उस पति की दूसरी पत्नी है और वो बिना विवाह के रहने वाली है, ऐसी औरत,
तो उनकी भी मदद करता है ये कानून। वो महिलाएं जो बिना विवाह किए किसी पुरुष के साथ रहती हैं तो उनको भी यही अधिकार प्रदान किए गए हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अर्थात सरकार के द्वारा ऐसी प्रताड़ित महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जिनके साथ में ये दुर्व्यवहार हुआ है, ये महिलाएं जो प्रताड़ित हैं, तो ऐसी महिलाओं की मदद के लिए विधिक सहायता भी सरकार मुहैया कराएगी। अर्थात ऐसी महिलाओं को कानूनी सहायता भी प्रदान निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क कानूनी सहायता ऐसी महिलाओं को प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, बात चलती है कि महिलाओं को कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी और वो भी निःशुल्क। ये विधिक सेवा अधिनियम 1987 में पास हुआ था। जब से इन महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, जो वो कानून की सहायता प्राप्त कर सकती हैं और इस अधिनियम से लाभ उठा सकती हैं। मैं समझता हूं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम और यौन हमला अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, इन कानूनों के बन जाने से किसी हद तक भेदभावों को रोका भी गया है और रोका भी जा रहा है। सिर्फ प्रश्न खड़ा होता है लोगों की जागरूकता के लिए, प्रश्न खड़ा होता है महिलाओं की शिक्षा के ऊपर। अगर महिलाएं जागरूक हैं, महिलाएं शिक्षित हैं, तो इस कानून का फायदा उठा सकती हैं और उनके लिए, उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने में इन कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है महिला आरक्षण 2005। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। देश की आजादी में लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय का अधिकार प्रदान किए गए। 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान बन गया। अब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनका शिक्षा में कोई योगदान नहीं था। 7.8% महिलाएं देश में साक्षर थीं, जो कि बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में महिला आरक्षण 2005 अधिनियम बनाया गया और महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता, न्याय का अधिकार पुरुषों के समान ही प्रदान किए गए। इन स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकारों की श्रेणी में महिला आरक्षण की बात आती है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज़ादी से लेकर लंबे समय तक दयनीय रही है और उनकी दयनीय स्थिति में उनके पीछे एक ही बात है कि उनके पुरुष के समकक्ष खड़ा कैसे किया जाए। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उस आरक्षण में महिलाओं को संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत 1/3 आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को किया गया। अर्थात संवैधानिक संशोधन 73, संवैधानिक संशोधन 74, इनके अंतर्गत 1/3 आरक्षण की बात महिलाओं को की गई और राजनीति में उनको अधिक से अधिक सशक्त किया गया, जिसके लिए अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा UNFPA ये संस्था है, इसने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण में पाया कि महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उस आरक्षण से
महिलाओं में एक नई चेतना जागृत हुई, महिलाओं में एक नया उत्साह आया है, महिलाओं में एक नई स्फूर्ति आई है। इस कानून के बन जाने से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी संस्था है UNFPA, इसके सर्वेक्षण में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था हो जाने से देश में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का परचम लहराया है, महिलाओं में एक नई चेतना आई है, महिलाओं में एक नई जागरूकता आई है, महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम, जिसमें ममता बनर्जी का नाम, जिसमें आप जयललिता जी का नाम, बहन कुमारी मायावती जी का नाम, श्रीमती सोनिया गांधी का नाम, ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के होते हुए अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने उत्तरदायित्व से अपने आप को सशक्त रूप में पेश किया है। और तो और जब प्रतिभा पाटिल को, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया, राष्ट्रपति पद पर, तो उन्होंने भी अपने आप को महिलाओं के सामने सशक्त रूप में पेश किया। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कानून है कि महिला आरक्षण, महिलाओं ने अपने परचम को दूर दूर तक लहराया है, बशर्ते उनको ये रास्ता बताया तो जाए, उनको ये मंजिल बताई तो जाए, उनके लिए साथ लेकर चला तो जाए, तो वो भी किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। चाहे प्रथम IPS किरण बेदी हों, ये ऐसी महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने देश के नाम को गौरवान्वित किया है। मैं समझता हूँ महिला आरक्षण अधिनियम 2005 ये महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात करता है, जबकि जागरूक महिलाओं की मांग है कि हमको आरक्षण प्रदान किया जाए 50%, लेकिन 33% जो सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इनको दिया है, तो उससे जागरूकता तो आई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी कथा है कि महिला सरपंच, महिला प्रमुख, महिला प्रधान बन जाने के बाद भी पुरुष के द्वारा ही उनकी शक्तियों का उपभोग किया जाता है, क्योंकि महिलाएं अभी इतनी जागरूक, इतनी शिक्षित, इतनी सक्षम नहीं हो पाई हैं कि वो अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें। वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं खुद अपने निर्णय लेना शुरू करेंगी और अपने अधिकारों का उपभोग करना शुरू करेंगी, बशर्ते महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, बशर्ते महिलाओं को सुशिक्षित होने की आवश्यकता है। तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं अपने अधिकारों का उपभोग न करें, जरूर करेंगी, अवश्य करेंगी, बशर्ते। चलिए, ये कानून महिलाओं को स्वतंत्रता की, समानता के उपयोग की गारंटी देता है कि वो अपनी स्वतंत्रता और समानता का उपयोग कर सकती हैं। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज में ये कुप्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। मैं समझता हूँ 6ठी शताब्दी से ये प्रथा हमारे देश में है बाल विवाह करने की। उसके पीछे परिवारीजनों की मंशा क्या रही हो वो अलग बात है। खासतौर से ऐसा मानते हैं लोग धर्म सम्मत के, धर्म के लिहाज से महिलाओं को जल्दी से जल्दी घर से विदा कर देना चाहिए, लड़कियों को जल्दी से जल्दी अपने घर से विदा कर देना चाहिए, वरना परिवार में, पड़ोस में, लोग समाज में जीने नहीं देते। इस बेटी को क्या बूढ़ी करोगे, इसका विवाह क्यों नहीं करते, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं समाज के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा। इसके माँ बाप छुटकारा पाने के लिए लोग कहते हैं कि लड़कियां पराया धन हैं, इनको जल्दी से जल्दी विदा कर दो। प्रशिक्षणार्थियों, ये धर्म सम्मत बातें या हमारी कुरीतियाँ, इन पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी ऐसे कानून सफल नहीं हो सकते। ये
लोगों के लिए कि लड़की रूढ़ियां, ये अंधविश्वास गलत हैं। लड़कियां पराया धन क्यों हैं? इसलिए माँ बाप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी छोटी मोटी शिक्षा दिलवा दो और जल्दी से जल्दी इसका विवाह करके मुक्ति पालो। वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये परिवार की सोच, ये लोगों की सोच, ये अंधविश्वास, ये रूढ़ियां, ये बेकार है। इनसे क्या नतीजा निकलता है कि माँ बाप पड़ोसियों की बात के कहने में आकर, समाज की बातों को मानते हुए, उन अंधविश्वासों पर चलते हुए, कि रूढ़ियों पर चलते हुए कि लड़का स्वर्ग में ले जाएगा और लड़की नरक का द्वार है, ऐसी सोच, ऐसी परंपराओं को, ऐसे विश्वासों को त्यागना चाहिए। क्योंकि आप नहीं जानते बाल विवाह करने से क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। आपको जानकारी होगी कि उन बालिकाओं का शारीरिक मानसिक शोषण होता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ना तो वो मेंटली ना फिजिकली अपने आप को डेवलप कर पाई हैं। ऐसी स्थिति में उनका शरीर भी कमज़ोर रह जाता है और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं और फिर वो माँ बन जाती हैं। तो आप जानते हैं कि 70% ऐसी बाल जो माताएं हैं वो 70% तक खून की कमी की शिकार हैं। और तो और वो जन्म देते समय 33% महिलाएं जन्म देते समय संसार छोड़ देती हैं। अर्थात जो बाल विवाह करने वाली बालिका है वो बालिका माँ बन गई और माँ बनने के साथ साथ उसके प्राणों पर भी आ जाती है। कभी कभी बाल रूप में बनी माँ मर भी जाती है, जिसका 33% मैंने बताया। 70% उन बाल विवाह करने वाली महिलाओं में ब्लड खून की कमी है और 33% ये लड़कियां जल संसार छोड़ देती हैं प्रसव होते समय, बच्चे का जन्म होते समय। आप जानते हैं कि इस बाल विवाह से महिलाएं कुपोषण का शिकार, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, उनकी में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। और तो और छोटी छोटी उम्र में जब बच्चों का विवाह होगा तो वो छोटी उम्र में माँ बाप बन जाएंगे तो उनकी भी औलादें हो जाएंगी। फिर वो छोटी उम्र में विवाह करेंगे तो वो भी माँ बाप बन जाएंगे, उनकी भी औलादें हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में देश में जनसंख्या वृद्धि होती है और इधर आप देखते हैं कि जीवन की उनकी गुणवत्ता और दक्षता है उसका पतन हो जाता है। जीवन की गुणवत्ता और दक्षता के पतन से आप देखते हैं देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाल विवाह को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। प्रशिक्षणार्थियों, इस कानून के अंतर्गत 2 वर्ष की सश्रम सजा का कारावास का प्रावधान है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। सरकार ने इस कानून के अंतर्गत 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष तक की सश्रम कारावास बाल विवाह करने वाले माता पिता को जेल जाना पड़ेगा, बाल विवाह के करने वाले अभिभावकों को जेल जाना पड़ेगा और 2 वर्ष की सजा काटनी होगी। और तो और उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। और इसके लिए एक प्रावधान और है कि बाल विवाह से जो संतान पैदा हुई है वो वैध मानी जाएगी, जबकि सरकार का लक्ष्य शून्यकरण करना है, बाल विवाह का शून्यकरण, अर्थात कोई भी देश में बाल विवाह ना हो। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत ये न्यायिक प्रावधान हैं जो लैंगिक भेदभावों को रोकने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ मैंने आपको ये छोटा सा पाठ पढ़ाया है कि महिलाओं के संग होने वाले भेदभावों को रोकने के लिए न्यायिक प्रावधान क्या हैं। तो वो न्यायिक प्रावधान ये हैं, नंबर 1 प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994, नंबर 2 यौन हमला अधिनियम कानून 2000, नंबर 3 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, नंबर 4 महिला आरक्षण 2005, नंबर 5 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम
2006। इन कानूनों के माध्यम से, इन कानूनों की जानकारी से, इन कानूनों को आमजन तक पहुंचाने से, इन कानूनों की जानकारी महिलाओं तक पहुंचने से मैं समझता हूं देश में महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव को आसानी से रोका जा सकता है। महिलाओं को आवश्यकता है शिक्षित करने की, महिलाओं को आवश्यकता है जागरूक करने की। ये छोटा सा पाठ मैंने आपको पढ़ाया, मैं समझता हूँ आपकी समझ में जरूर आया होगा। आपके लिए, आपके पेरेंट्स गार्जियंस के लिए धन्यवाद। आपने बड़ी विनम्रता से मेरे इस पाठ को सोचा, समझा और जाना। थैंक यू।